हमारे देश सोने की चिड़िया था, लेकिन उस सोने की चिड़िया के इन नेताओं ने पर काट दिए। जब किसी चिड़िया के पर काट दोगे तो वो उड़ेगी नहीं। ठीक उसी प्रकार यदि आप देश की जनता को गरीब बनाते जाओगे तो देश तरक्की नहीं करेगा, सोने की चिड़िया नहीं बनेगा। अब आपको हो गया, साफ हो नहीं सकता, देश को गरीब कैसे बना जाए। मैं भी एक थोड़ा सा इस विचार से हटके एक पार्टी का जिक्र करता हूँ। बहुजन समाज पार्टी के जो संस्थापक थे उन्होंने कहा था कि साहब काशीराम जी ने कहा था कि मैं फ्री में चावल लेने वाला इंसान नहीं बनाना चाहता, मेरे समाज को फ्री में चावल लेने वाला इंसान नहीं बनाना चाहता। मैं चाहता हूँ कि वो 500 रुपए किलो भी चावल हो जाए वो खरीद सके। मैं चाहता हूँ कि वो 500 रुपए की साड़ी हो जाए वो खरीद सकता हूँ। फ्री में राशन, फ्री में सामान लेने वाला समाज नहीं चाहता। अगर सरकार अच्छी है तो कोई भी देश में गरीब नहीं रहेगा। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो मैं कुछ तथ्य भी आपके सामने पेश कर देता हूँ। और ये जो मैंने तथ्य निकाले ये चैट जीपीटी से निकाले, मेरे अपने नहीं है, ये बता देता हूँ। हाँ, उन तथ्यों को निकालकर मैं आपको सीधी भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ, अच्छा लगेगा आपको। देखिए, सबसे बड़ी कहते हैं कि चैट जीपीटी ने सबसे बड़ी बताई पहले की अंदरूनी चुनौतियां। अंदरूनी चुनौतियों में क्या क्या भाई? नंबर एक, भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार कौन करेगा? नेता लोग। भ्रष्टाचार कैसे होगा? मान लीजिए सपोज करिए एक गांव की एक गली बनानी है, उस गली का बजट होगा कम से कम भी 15-20 लाख रुपये होगा, लेकिन उस गली तक लगते लगते मात्र 1 लाख रुपया, या सपोज करो 1 लाख नहीं, कम से कम 2-3 लाख रुपया आएगा। तो बाकी का कहाँ जाएगा भैया? भ्रष्टाचारों की जेब में, नेताओं की, मंत्रियों की, आगे से उनकी जेब में जाएगा। और वो पैसा कहाँ से निकलेगा? जनता से। आप 5-6 किलो चावल दे के, तेल दे के, और ये खुश तो कर देते हो, लेकिन जनता काम आ रही है ये नहीं पता करते हो। दूसरी बात है शिक्षा और स्किल। हमारे देश की जो शिक्षा है वो रटी रटाई शिक्षा है। हम जो पढ़ते हैं वो हमारे आगे जो हम काम करते हैं उसमें कदापि नहीं आता। और फिर स्किल तो कहाँ मिलेगी? जो स्किल हमें सिखाई जाती है वो तब सिखाई जाती है जब हमारी उम्र पैसे कमाने की होती है, तब हम सीख लेते हैं। और कोर्स भी कर लिया, डिग्री भी हासिल कर ली, तो उसमें प्रॉपर स्किल नहीं मिलती। जहाँ पे हम काम करते हैं वहां पे स्किल मिलती है, वहीं पे हमें स्किल मिलती है, तब वो प्रेशर होता है। और नंबर 3, बेरोजगारी। जब शिक्षा और स्किल ही नहीं होगी तो भाई बेरोजगारी तो ऑटोमेटिक फिर बढ़ेगी। और चौथा बताया गया है जनता। ये जो अंदरूनी चुनौतियां को उसका चौथा पार्ट है, उसको बताया गया है जनसंख्या का दबाव। कहते हैं कि हमारे देश में तो बहुत ज्यादा जनसंख्या है। मेरे भाई अब तो जनसंख्या पर खुद लोग नियंत्रित कर रहे हैं। पहले एक घर में 4-4 5 बच्चे होते थे, अब तो कहते हैं कि नहीं अभी नहीं, बस हम एक लड़का और एक लड़की हो जाए बस, उसके बाद ऑपरेशन कर लेते हैं। उसके बाद तो खुद इतने समझदार हो गए कि एक लड़की हो गए तो बड़ी खुश है, एक लड़का हो गया तो भी खुश है। कहाँ कह रहे हो कि जनसंख्या का दबाव है? किससे कह रहे हो? आज घरों में जाके देखो ना, पहले 10-10 बच्चे बच्चे बालक हो जाते थे पूरे परिवार के। आज पूरे परिवार के अगर 4 भाई है तो 4 ही बच्चे मिलते हैं, ज्यादा ज्यादा 6 या 7, 8 भी किसी किसी को मिलेंगे चारों में से। ठीक है, अगर 2 बच्चे भी माने जाए तो। ठीक है, तो आप ये कैसे कह देते हो कि जनसंख्या का दबाव होगा? यह भरम है सबसे बड़ा तो भ्रष्टाचार है। और दूसरा बताया कि आर्थिक नीतियां। आर्थिक नीतियां कैसी? टैक्स वसूलने की आर्थिक नीति। आप कमा रहे हो उस पर भी टैक्स दे रहे हो, कुछ चीज खरीद रहे हो उस पर भी टैक्स दे रहे हो, जो कुछ चीज बेच रहे हो उस पर भी टैक्स दे रहे हो। टैक्स टैक्स में तो हमारी आधी इनकम चली जाती है। और फिर उस टैक्स का सही इस्तेमाल भी नहीं है। अगर सही इस्तेमाल हो जाए हमारे देश के ऊपर तो हम खुश हैं टैक्स दे रहे हैं। पहली बात तो स्कीम ही नहीं पता कि गवर्नमेंट किस बेस पे टैक्स ले रही है, कोई मापदंड नहीं है। ठीक है, उद्योग और खेती, उद्योग और खेती बाड़ी, किसानों की आय कभी भी वृद्धि की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही गवर्नमेंट, उनकी घटोतरी की तरफ दे रही है। हालांकि आज अगर किसान खेती करना बंद कर दे तो आधे से जनसंख्या तो हमारे देश की भूखे मर जाती है। जैसे कि अब आजकल गेहूं का सीजन चला हुआ, तो
गांव के कम से कम भी 70% लोग गेहूं काट के अपने 1 साल का गेहूं रख लेते हैं घरों में, ताकि भाई नमक और रोटी लगा के खाना खा जा सके, भूखे तो नहीं मरे। अगर इस तरह खेती को बढ़ावा दिया जाए, रेट अच्छा दिया जाए, उनको और बढ़ावा दिया जाए किसानों को, तो क्योंकि हमारा देश तो कृषि प्रधान देश है। और उद्योगों की नीति सुन लो, हमारे देश के अंदर अगर कोई आप एक अच्छा उद्योग लगाना चाहते हैं या कोई भी उद्योग का काम करना चाहते हो, तो उस पर इतनी कागजी कार्रवाई ठीक है, अच्छी बात है, करना है, ताकि वो गलत प्रोडक्ट ना हो, कोई ऐसा प्रोडक्ट ना हो तो हमारे देश में नुकसान कर दे, जनसंख्या का कर दे, बच्चों की स्वास्थ्य का भी नुकसान कर दे, किसी प्रकार का नुकसान कर दे, ये अच्छी बात है। लेकिन उस कागजी कार्रवाई में ये कहाँ से पैसे दे के आप किसी भी गलत चीज को अच्छा ठप्पा लगवा सकते हो। FSSAI जो फूड को देखता है, वो तो भाई पूछो। हमारे देश के जो पानी का डॉक्टर्स ने बोल दिया कि जो RO का पानी वो सबसे खतरनाक, आप सिंपल पानी पीजिए, मटके का पानी पीजिए, वो बढ़िया है। एक और बता दूं कि RO के पानी में कभी करंट क्रॉस नहीं होता, और जिस पानी में करंट क्रॉस नहीं होता भाई कुछ समझ लो ये। उसके बाद छोटे व्यापारियों को तो भाई कोई सपोर्ट ही नहीं मिलती है, क्योंकि छोटे व्यापारियों से ही सब चीज चलता है। और दूसरी बात, वैश्विक दबाव बताता है, सॉरी तीसरे नंबर पर वैश्विक दबाव बताया। वैश्विक दबाव क्या होगा कि जो बड़े बड़े देश अमेरिका चीन है, ये हमारे देश पे प्रेशर बना हुए हैं। आजकल जो बारिश हो रही है, ये नेचुरल बारिश नहीं करवाई जा रही है, ताकि गेहूं का नाश हो, हमारे देश की गेहूं खराब हो, और बाहर के देशों की गेहूं भी के हमारे देश में। लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि हमारे देश में तो आज भी इतना स्टॉक पड़ेगा, 5 साल तक हम आराम से गेहूं खा सकते हैं। तभी तो 2 रुपए वो फरी अनाज मिल रहा है, कैसे सड़ा हुआ अनाज बेच रहे, अच्छा अनाज तो बेच देते हैं बाहर। वे हमारे देश की सरकार ही ना कमी है इससे ज्यादा, ठीक है। और सोशल और डिजिटल फैक्ट, सोशल और डिजिटल फैक्ट भाई, आज जैसे मैं वीडियो बना के डाल रहा हूँ, मैं भी तो डालूंगा सोशल मीडिया, ऐसे ही गलत जानकारियां डाली जाती है, खासकर जातिवाद बनाकर, भेदभाव कर कर, धर्मवाद छेड़कर, ऊंच नीच की बातें कर कर, अमीरी गरीबी की बातें करके, इससे भी हमारे देश की सबसे बड़ा हानि होती है। आज भी हमारे इतने साल हो गए देश को आजाद हुए, आज भी हमारे देश के अंदर जातिवाद है, भेदभाव है, धर्मवाद है, ऊंच नीच है, अमीरी गरीबी है, इंसानियत कहीं नहीं है। सबसे बड़ा तो भैया ये जो धर्म का वाद है, धर्म विवाद है, ये सबसे बड़ा खतरनाक है। अगर अपने देश को ही धर्म मान लिया जाए तो कोई भी धर्म साला पनपने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि सबसे बड़ा होगा देश, देश ही सबसे बड़ा धर्म है। और उसके बाद अगर ग्रंथ आता तो संविधान आता है, बात की बात है। और सबसे बड़ी कड़वी सच्चाई तो ये है कि वो लोग आपत्ति उठा रहे हैं जो संविधान के अकॉर्डिंग संविधान में संशोधन कर देते हैं। कमाल की बात है, कितनी अजीब बात है, संविधान का सहारा लेके संविधान में संशोधन कर रहे हैं और जनता को भगा रहे हैं। और हमारे भाई सर्वोपरि जो सत्ता पक्ष है, उसके तो कहने ही क्या, उसके तो वो कहावत सीधी करके कि हाथी के आंख दिखाने के और खाने के हो रहे, और दोष लगा रहे हैं कि हमारे से पहले सरकारें ये करके गई, हमारे से पहले सरकारें की। भाई हमारे देश के प्रमुख ने एक बात कही थी, मोदी जी ने, कि जो रुपया गिर रहा है, जो दिल्ली में सरकार बैठी है उनकी कमी के कारण गिर रहा है। लेकिन आज जो रुपया गिर रहा है डॉलर के मुकाबले, उस सरकार की अपेक्षा ज्यादा गिर रहा है। लगता है वही बात याद दिलानी पड़ेगी, क्योंकि जो दिल्ली में बैठे नेताओं की गलत नीतियों के कारण ही हमारा रुपया गिर रहा है। हमारे देश में कोई कमी नहीं है, हम लोगों में कोई कमी नहीं है, हमारा देश में सबसे ज्यादा नौजवान है, फिर भी सोने की चिड़िया क्यों नहीं बन पाए। अरे सोने की तो छोड़ो, तरक्की की चिड़िया नहीं बन पाया, कारण है क्या, भ्रष्टाचार, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार होता है।
जब और एक बहुत बात कहता हूँ, अगर आपने कहीं दीवारें खड़ी कर दी और उस पे छत नहीं है ना, तो उस दीवारों को खंडर बोला जाता है। जहाँ पे देख लेना, अगर कोई इमारत जिसकी छत नहीं है उसको लोग खंडर कहते हैं। समझ गए मेरी बात को? जब छत ही, यानी कि ऊपर वाले ही भ्रष्टाचार करेंगे, रिश्वत खाएंगे, तो नीचे वाले तो खाएंगे भाई, भ्रष्टाचार करेंगे, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर डाला जाता है। इकट्ठी मार जाती है तो पुलिस वाले भाई बार बार चालान काटते हैं, कागज होते भी तब भी चालान काटते हैं, फोटो खींच देते हैं। अरे यहाँ तक के हेलमेट सर से खोस के फोटो खींच के बना देते कि इसके सर में हेलमेट नहीं था। जबरदस्ती चालान काट देते हैं, ऑनलाइन चालान काट देते हैं। और आपको ये मेरे विचार कैसा लगे जरूर कमेंट करके बताना, अच्छा लगे तो बताना, बुरे लगे तो बताना।